हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक हैं। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। उसमें हमारा आज का टॉपिक, हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि किसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं और इंडिया में कितने हैं और ये इसकी कब शुरुआत हुई। तो बायोस्फीयर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें यानी बायोस्फीयर की बात करें तो ये बहुत बड़े संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, यानी ये कंजर्व कर दिया जाता है एक प्रॉपर एरिया को, एक बड़े से एरिया को, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर नेशनल पार्क भी आपके होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर एरिया होता है बहुत बड़ा जिसको कंजर्व कर दिया जाता है, जिसको संरक्षित किया जाता है। उसके अंदर नेशनल पार्क भी आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती है और कितनी भी आ सकती है, 2-3 या जितनी भी वहाँ पे उस एरिया में है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया होते हैं जो जहाँ पे अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं, जैव विविधताएं पाई जाती हैं, उनको कंजर्वेशन का कार्य किया जाता है और उस एरिया को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पे फ्लोरा फोना यानी प्लांट और एनिमल, जो वहाँ पे प्लांट एनिमल है उन्हीं को ही नहीं कंजर्व किया जाता। अगर वहाँ पे कोई जनजाति रह रही है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और साथ में कोई आदिवासी जनजाति है, तो उन सबको, उस एरिया को, पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व में भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। उनकी संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति और उनका जो कल्चर है उसकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन ही नहीं है, ये डेवलपमेंट और साथ में प्रोटेक्शन दोनों का कार्य होता है कि वहाँ पे नेचर को बिना हार्म करे जो आदिवासी जनजाति रह रही है वो भी रहे और नेचर भी अफेक्ट ना हो। तो ये एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट, बैलेंस और डेवलपमेंट जो मिलके साथ में आपका प्लांट्स वो भी ग्रो करें और साथ में जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो संस्कृति है, उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका भी डेवलपमेंट हो। तो ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी ये वो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स ही नहीं, वहाँ पे जो जनजाति रह रही है वो भी साथ साथ में रहती है, उनको भी संरक्षण और डेवलपमेंट के कार्य उनके किए जाते हैं। तो अभी हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये टेरेस्ट्रियल ही होगा, वो तटीय भी हो सकता है। तो ये स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी वाले जो क्षेत्र हैं उनको क्या करते हैं, उनके संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता यानी जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो उसको बोलते हैं जैव विविधता वाले क्षेत्र, यानी जहाँ विविधता पाई जाती है। शब्द में ही आप वो चीज समझ जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब होती है। बायोडाइवर्स हम देख रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र जिनको संरक्षित कर लिया जाता है बेसिकली। तो इसकी स्टार्टिंग कब होती है, बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है इसकी स्टार्टिंग कब होती है? तो ये स्टार्ट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है कब? 1971 में प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, MAB, जिसका नाम था MAB। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है 1971 को। इसमें UN जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलके वहाँ के कुछ जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यानी वहाँ के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको कैटेगराइज करता है और उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1971 को। तो यहाँ पे लगभग 100 से अधिक देश हैं जो इसमें शामिल है और वहाँ पे 500 से ज़्यादा लगभग बायोस्फीयर रिजर्व इसमें नामित किए जा चुके हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में लगभग 12 बायोस्फीयर रिजर्व है और उनमें से 18 इंडियन गवर्नमेंट ने जो एरियाज हैं उनको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया है। वहीं अगर मैब के अंतर्गत बात करें, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है, जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था जो है यूनेस्को, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो उसमें इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगराइज हैं। अगर इंडिया की बात करें
तो इंडिया में ये कब स्टार्ट हुआ? इंडिया में स्टार्ट होता है पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो स्टार्ट होता है 1986 को, पहला स्थापित होता है। एक एरिया होता है नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको सबसे पहला क्या बनाया जाता है? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है, जो लगभग 15 साल बाद यानी 1971 में आपका स्टार्ट हुआ मैप प्रोग्राम। फिर इंडिया का अगर नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की बात करें तो वो स्टार्ट होता है 1986 में, जिसके अंतर्गत पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है नीलगिरी को। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इंडिया। वर्ल्ड की हमने बात की कि वर्ल्ड में कब स्टार्ट होता है। वर्ल्ड में स्टार्ट होता है MAB नाम के एक प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो स्टार्ट होता है 1971 को यूनेस्को के द्वारा। तो फिर इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कब पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया? तो यूनेस्को के सहयोग से, यूनेस्को हेल्प करता है। MAB स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडिया जैसे कंट्रीज जो होते हैं वो अपने देश में क्या करते हैं कि वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करते हैं, उनको नामित करते हैं कि ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगराइज कर दिए हैं। फिर वो नॉमिनेशन के लिए भेजे जाते हैं किसके पास? यूनेस्को के पास। वो उसमें से सारे चूज नहीं करता, जैसे इंडिया में 18 है बट यूनेस्को की लिस्ट में 12 ही आपके आते हैं। तो वो जब नीलगिरी 1986 में नामित किया जाता है तो उसको ऐड होने में लगभग लग जाते हैं 14 ईयर्स। ये जो नीलगिरी पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था ये सन 2000 में ऐड होता है किसकी लिस्ट में? यूनेस्को की लिस्ट में बायोस्फीयर रिजर्व की। तो हम बात कर रहे हैं भारत की। तो भारत में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये यूनेस्को के सहयोग से, तो ये अलग अलग कंट्रीज को हेल्प करता है बेसिकली यूनेस्को स्टैब्लिश करने में और उनको नामित करने में, और फिर वो लिस्ट में भी शामिल होते हैं। तो इसके सहयोग से पहला जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है यानी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया, इस जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को कवर करता है। ये है इंडिया का साउथर्न पार्ट। यहां पे नीलगिरी, ये आपका केरला हुआ, इधर कर्नाटक और ये तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये तीनों जो राज्य हैं इनके बॉर्डर्स पे आपका पड़ता है नीलगिरी, साउथ में आपका पड़ता है नीलगिरी माउंटेन। तो वहाँ पे ये इस एरिया को कर दिया गया क्या? बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया जाता है इसको, इस एरिया को। ये जो तीनों राज्यों में आपका पड़ता है, ये सबसे पहला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़े की बात कर लेते हैं, सबसे छोटे की, और मैराइन भी होते हैं, मरीन, सॉरी। तो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण। अगर आपने देखा है तो न्यूज़ वगैरह आप देखते हैं तो ऐड आता था एक टाइम पे अमिताभ बच्चन जी के साथ, वो वहाँ पे कच्छ का रण ऐसे करके उनका एक वीडियो थी। तो ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है रिजर्व गल्फ ऑफ कच्छ। तो सबसे छोटे की बात करते हैं। अगर छोटे की बात करें तो ये है असम में, जिसका नाम है डिब्रू सेखोवा। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? ये आपका असम में, आपको याद होगा। तो ये कहाँ पे हुआ? ये असम में हुआ और ये सबसे छोटा है। अगर हम समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें यानी मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का पहला मरीन जो आपका बायोस्फीयर था वो है आपका गल्फ ऑफ मन्नार। तो हमने डिस्कस किया अब तक कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। ये वो एरियाज होते हैं, ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज ही नहीं, ये वो एरियाज होते हैं जिनमें बैलेंस बना के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। वहाँ पे खाली प्रोटेक्शन ही नहीं होती है कि वहाँ पे लोग भी रहते हैं, आदिवासी लोग भी रहते हैं। तो एक बैलेंस बना के डेवलपमेंट किया जाता है, प्लांट्स को भी संरक्षित किया जाता है और
जो जनजाति है वो भी वहीं पे रहती है। तो ये वो एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड होने के साथ साथ आपके साथ में डेवलपमेंट भी होता है वहां पे आपके आदिवासी लोग भी रहते हैं और वो अपने जो फिशिंग और फार्मिंग वगैरह है वो सब चीज़ें उनकी वहाँ पे रहती हैं। तो अगर हम बात करें, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है 1971 में, और ये यूनेस्को का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, MAB के नाम से आप इसको जानते हैं। तो इसके अंतर्गत ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य लोगों और उनके वातावरण के बीच सुधार करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना था। तो ये था यूनेस्को का प्रोग्राम MAB। तो ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। ये अभी भारत में कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत जिनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स की। इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम जानेंगे, एक एक करके हम जानेंगे कहाँ पे स्थित है, क्या क्या उनके नाम है। वैसे याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर के नाम या तो वहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर है या नेशनल पार्क्स के ऊपर है, या वो काफ़ी आसान चीज़ें रहेंगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में एग्जैक्टली होता क्या है, उसका क्या कैसे कौन कौन से पार्ट होते हैं, किन जोन्स में वो बटा होता है। तो ये हमें पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं, यानी काफ़ी बड़े ये एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, और जहाँ पे डेवलपमेंट भी साथ साथ में होता है। तो इसलिए इसको पूरे भाग पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, यानी उसको पूरा रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। जब वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इतने रेस्ट्रिक्शन तो नहीं होंगे, फिर अगर लोग रह रहे हैं तो प्रोटेक्शन कैसे होती है एनिमल्स की, या कैसे क्या जोन्स में बटा होता है, टूरिस्ट भी आते हैं, सर्च का काम भी होता है, तो ये जोन्स में बांट दिया जाता है। ये हमें पता है कि बहुत बड़े एरियाज होते हैं, तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तो नहीं किए जा सकते, तो इसलिए इनको ना 3 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। फर्स्ट कोर, सेकंड बफर जोन, ये 3 जोन्स में बटा होता है, और थर्ड आपका होता है ट्रांजिशन जोन। तो ये 3 जोन में आपका बायोस्फीयर रिजर्व बट जाता है, क्योंकि ये काफी बड़े होते हैं तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ अलग अलग जोन में अलग अलग प्रतिबंध होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं जो सरकार के द्वारा की जाती हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें कोर एरिया जो होता है, मैं आपको बताऊं तो कोर एरिया जो होता है वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। उसमें आपका क्या रहता है कि उसमें आपका सभी जो मानवीय गतिविधियां है ना, टूरिस्ट है या वहां पे आपका लोगों का आना जाना, वो बिल्कुल प्रतिबंधित होता है, उस पर बैन होता है, आप अंदर नहीं जा सकते, वहां पे बस रिसर्च का कार्य होता है। वहीं अगर हम बफर जोन की बात करें तो उसमें कुछ हद तक आपका टूरिस्ट जा सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च के कार्य होते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, लेकिन कोई भी आदिवासी जनजाति नहीं रहती। जो आपका कोर जोन है उससे कुछ थोड़ी ज़्यादा रियायतें दी जाती हैं। अगर हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो ट्रांजिशन जोन में क्या रहता है कि वहाँ पे आपके आदिवासी लोग रहते हैं, और वहाँ पे मूवमेंट बाकी जो 2 जोन है उनसे थोड़ी ज़्यादा रहती है। वहाँ पे टूरिस्ट आपके आते जाते हैं, और वहाँ पे आदिवासियों के घर होते हैं, वो रहते हैं, वो अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो ये है तीनों जोन जो हमने डिस्कस किए। तो अभी हम इसको ऐसे समझते हैं, पिक्चर के थ्रू थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो ये एरिया है, जो इनर जो मोस्ट एरिया होता है, जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है, जो कोर से आप समझ गए, वर्ड से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तो ये होता है आपका क्या, कोर जोन। कोर जोन में क्या है कि यहाँ पे बस आपके रिसर्च के जो कार्य हैं, जो रिसर्च के कार्य हैं वही होंगे, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई इंसान या टूरिस्ट या कुछ भी वो चीज़ें नहीं रहती है। खाली इसमें क्या होता है, इसमें बस रिसर्च होती है, रिसर्च का कार्य जो है वो कहाँ पे होता है, वो कोर जोन में होता है। फिर बात करते हैं इससे जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर एरिया होता है, आउटर जोन होता है, वो उसको बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है, बफर जोन में टूरिस्ट
टूरिज्म और एजुकेशन, ट्रेनिंग या रिसर्च से जुड़े कुछ कार्य यहाँ पे होते हैं। वहीं अगर हम बात करें ये कोर जोन से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें होती है। ट्रांजिशन एरिया की बात करें तो ट्रांजिशन एरिया में यहाँ पे इन दोनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा छूट दे दी जाती है, तो लोगों का आना जाना यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर कोर अभी कोर एरिया यहाँ पे कानूनी रूप से ये संरक्षित है, जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप पर सख्त प्रतिबंध होता है, सख्त प्रतिबंध होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं जो जिससे क्या होता है वो भी वैसे तरीके की जिससे प्रकृति और वन्य जीवों को कोई अफेक्ट ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये वो एरियाज होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का कोर क्षेत्र एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें ज्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित नेशनल पार्क और अभ्यारण्य शामिल होते हैं। इसमें कुछ सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को छोड़कर सभी की एंट्री पे रोक होती है, कोई अंदर नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये होता है एरिया, बस खाली रिसर्च और जो सरकारी कुछ अधिकारी या कर्मचारी हैं वही लोग जा सकते हैं। बफर एरिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ थोड़ा ज्यादा एज कंपेयर टू कोर एरिया या कोर जोन, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा एक्टिविटीज को परमिशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये चारों इसमें कुछ पर्यटन, सीमित पर्यटन, रिसर्च, एजुकेशन एक्टिविटीज और ऐसी चीजें होती हैं जिन पे नेचर पे कोई अफेक्ट ना हो, उस पे कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मनोरंजन और पर्यटन सुविधाएं भी शामिल हो सकती है। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक वनस्पति, कृषि भूमि, मत्स्य पालन, पकड़ना, चराई, वन्य पर प्रतिबंध भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे यहाँ पे फिशिंग और आपकी एग्रीकल्चर और आपका ये जो चीज़ें हैं, चराई और वनों पर प्रबंधन भी किया जा सकता है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ काफ़ी हो जाती है एज कंपेयर टू कोर जोन, लेकिन उनका प्रभाव किस पे नहीं पड़ना चाहिए, उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ की प्रकृति पे कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हम बात करें संक्रमण क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन की, तो ट्रांजिशन जोन में इन दो जोन से ज़्यादा चीज़ें गतिविधियां यानी एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जहां पे मैनेजमेंट और जो वहां के लोग होते हैं, जो आदिवासी जो लोग होते हैं, उनके सहयोग से क्या होता है कि वहां पे खेती करते हैं या बस्तियां बसा सकते हैं अपनी, और जैसी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो होती हैं। तो हमने 3 जोन पढ़े। पहला जोन था कौन सा, कोर जोन यानी जो इनर मोस्ट होगा, फिर हुआ बफर जोन, थर्ड है आपका ट्रांजिशन जोन। वो सब हमने डिस्कस कर लिया कि जैसे जैसे आउटर आपके जोन्स आते जाएंगे तो आपकी जो एक्टिविटीज की परमिशन है वो मिलेगी, फर्स्ट में कोई परमिशन नहीं है। तो ये तीनों जोन आपको याद रखने हैं। जोन्स का नाम क्या क्या है, कोर जोन, बफर और थर्ड आपका रहेगा ट्रांजिशन। तो 3 जोन होते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व में। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में ये कोर हुआ, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, ये हुआ यहाँ पे कुछ हद तक आपकी यहाँ पे खाली रिसर्च होगा आपका कोर में। बफर की बात करें तो रिसर्च के साथ साथ यहाँ पे आपका टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो है वो जा सकते हैं, बट कुछ हद तक जहाँ पे वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं आपके किसको, जो वहाँ की प्रकृति है यानी वहाँ के वन्य जीव या प्लांट्स हैं। और थर्ड में आपका क्या रहेगा कि वहाँ पे आदिवासी लोग रह सकते हैं, वहाँ पे मनोरंजन की चीज़ें या खेती वगैरह या मत्स्य पालन यानी फिशिंग वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हुई बात हमारी क्या, ये हमने पढ़ा कि कैसे अलग अलग जोन्स में ये डिवाइडेड रहता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम महत्व की बात करें तो वही हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पीछे स्लाइड्स में बताया कि वो बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ की और उसको की रक्षा करने और जो इकोसिस्टम्स हैं वहाँ के उनको बनाए रखने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो साथ ही साथ अब प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, साथ में वहाँ पे जनजातियाँ, आदिवासी लोग भी रहते हैं। तो उनकी जो संस्कृति है उनसे वो जुड़े रहें और उनको संतुलित रहने में मदद करने के कार्य भी क्या करती है सरकार, बायोस्फीयर रिजर्व बना के वो करती है, वो उनको प्रोत्साहित करती है उनकी चीज़ों के लिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, जो आदिवासी लोग होते हैं। तो ये खाली लोगों के लिए ही नहीं या प्रकृति के लिए ही नहीं, दोनों साथ में रहें और दोनों इस तरीके से रहें कि वो एक दूसरे को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे और चीज़ें मतलब चले। तो ये होता है क्या आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स में।
के साथ साथ में रह के वो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर ना आए, नेचर और आपकी जो लोग वहां पे रहते हैं। तो ये हम चीजें अभी देख लेते हैं। सबसे पहला 1986 में आपका स्टैब्लिश किया जाता है, उसको घोषित किया जाता है, जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? ये आपका है पश्चिमी घाट पे, और इसमें 3 आपके राज्य शामिल है। कौन से? ये केरला आपका, यहाँ पे कर्नाटक और यहाँ पे आपका तमिलनाडु। तो ये यहाँ पे पड़ता है आपका, और इसको ये सबसे पहला आपका बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कब बनता है? 1986 से ही इंडिया का जो नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। किसके साथ? नीलगिरी जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट, इधर का जो ये मतलब एरिया है, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और इधर जो मतलब पूर्व साइड में है उसको पूर्वी घाट बोला जाता है। तो ये हम चीज देख चुके हैं। बाकी आपको जो नेक्स्ट जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पहला है। बाकी इसको कब ऐड किया गया यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, अगर नीलगिरी की बात करें तो स्टैब्लिश कर दिया गया था 1986 में, जाके सन 2000 में जाके इसको ऐड किया जाता है यूनेस्को की लिस्ट में। अब हम देख लेते हैं एक एक करके। 18 है टोटल, वो जिनके नाम है वो आपको पहले ही याद होंगे, बाकी देख लेते हैं। तो अगर स्टार्ट करें पहला, तो ये है अचन कुमार अमरकंटक आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक की पहाड़ियां, अचन कुमार हमने टाइगर रिजर्व का भी नाम है। तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है ओडिशा में। अगस्त मलाई मलाई करके जितना भी आपका चीजें हैं वो आपको पता है कहाँ पे है? वो आपकी है तमिलनाडु में। तो ये आपका सेकंड हम देख रहे हैं क्या? बायोस्फीयर रिजर्व। थर्ड हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व देहांग दिबांग डिब्रू सिकोवा ग्रेट निकोबार अंडमान में है। फिर हम ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका पहले ही मैं मैप में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम डीपली पढ़ेंगे ये सारा कुछ। कच्छ, ये आपका कंचनजंगा, ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है इसमें। मनस, नंदा देवी, नीलगिरी, नोरनेक, पंचमढ़ी, पन्ना, शेषलचम और सिंपलीपाल और सुंदरवंश। ये टोटल है 18 आपके टाइगर रिजर्व्स, जिनको हम देखते हैं आगे, जिनमें से 12 कहाँ पे ऐड हैं? 12 है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। यहाँ पे ये सबसे बड़ा आपका है कच्छ का रण, जो गुजरात में है। ये सबसे बड़ा आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव संरक्षित जो आपका क्षेत्र है वो है। टोटल है 18, जिनमें से 12 है एड यूनेस्को की प्रोग्राम MAB में। MAB क्या है वो हम देख चुके हैं, जो स्टार्ट होता है 1971 में। क्वेश्चन आ जाता है कि MAB प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ है 1971 में, जिसके अंतर्गत इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे ऐड हैं? ये ऐड हैं। तो ये जो टोटल आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये आपको नाम के साथ साथ इनकी जो लोकेशन है या इनकी मैपिंग के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाम आपको बता दिए गए हैं। अभी यहां देख लेते हैं मैप में स्टेट वाइज कि कौन सा कहां पे है। तो यहां पे आपका स्टार्ट होता है आपका कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, आपका देहांग दिबांग, डिब्रू सेखोवा, नोरनेक, सुंदरबन आपका पता है आपको कहाँ पे है। फिर सिंपलीपाल, अचन कुमार अमरकंटक, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, कच्छ का रण वो हम देख चुके। तो ये सारे जो हैं नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्त मलाई और ग्रेट निकोबार, ये टोटल हैं आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिनके आपके नाम के साथ साथ आपको उनका स्टेट याद होना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में विद पिक्चर्स देखेंगे, विद मैपिंग देखेंगे इनका। नाम, स्टेट
और इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है, और इसमें कौन से क्योंकि एक अगर आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें कई सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं और नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस किया बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, उनके किस जोन में बटे हुए, और कब इंडिया में स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और कब वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है पुलिस वाला क्लासेस। आपको ये ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की पीडीएफ्स आपकी डेली अपडेट कर दी जाती हैं, आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।